और अब तमाम खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूके SSSC पेपर लीक मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। विधानसभा में मनचाहे लोगों को नियुक्ति देने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने 3 लोगों की जांच कमेटी बनाई है। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेजा गया है। ऋतु खंडूरी ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें। मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। विधानसभा में मनचाहों को नियुक्ति देने का मामला जैसे ही गरमाया, उसके बाद एक कई सारे एक्शन लिए जाने शुरू हो गए। उन्हीं में से एक बड़ा एक्शन आज विधानसभा अध्यक्ष ने लिया है, ऋतु खंडूरी ने लिया है। आपको बताना चाहते हैं कि ऋतु खंडूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे कहा कि जो भी इसमें दोषी पाया गया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैम, इस फैसले को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कमेटी आपने बना दी है 3 लोगों की, तो उम्मीद कितनी है, कितने दिन में जो है पूरी रिपोर्ट आपको लगता है सामने आ जाएगी? 3 हमारे जो IAS अफसर हैं उनकी हमने कमेटी बनाई है और कोटिया साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे। उसमें रावत साहब हैं और नयाल साहब हैं और 1 महीने के अंदर हमने जैसे कहा है कि हमें रिपोर्ट जल्द दें वो, तो मेरा आशा है कि विदिन अ मंथ हमें रिपोर्ट मिलनी चाहिए। रिपोर्ट के अलावा रिफॉर्म्स की भी मैंने बात की है, तो कुछ कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं विधानसभा में, वो भी हमको एक रिपोर्ट मिलेगी। युवाओं को क्या कहेंगे मैम, क्योंकि सब कुछ आपकी तरफ देख, युवाओं को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारा जो प्रदेश है, आप बिल्कुल निराश ना हो। ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, कभी आदमी लड़खड़ाता है लेकिन गिर के फिर उठता है और मैं आपको पूरा भरोसा दिखाना चाहती हूँ कि बहुत ही ईमानदारी से सही तरीके से इस जांच को किया जाएगा और जिस तरह की आशा मैं देखती हूँ अपनी युवाओं के आंखों में, उस आशा पर हम खरे उतरेंगे। ताकि विरासत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो जो भी फैसले लेते थे बहुत ही गंभीरता से और ऐसे फैसले होते थे जो प्रदेश के लिए होते, तो आप उसी तरह से आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, पिताजी की बेटी हूँ तो जैसे उनसे सीखा है वही आगे करूँगी और प्रदेश के हित में के लिए ही राजनीति सार्वजनिक जीवन में आई हूँ, तो प्रदेश के हित में ही काम करूँगी। आप देख सकते हैं कि विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात की और ये जिस तरह से मैंने आपको बताया भी कि जो ये कमरा है सचिव का है, ये जो उन सचिव का कमरे को जो है अब सीज कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। फोटोग्राफी अंदर की हो चुकी है, कौन फाइल कहाँ पर रखी गई है इसका पूरा का पूरा जो है फोटोग्राफी हो चुकी है। और अब मुकेश सिंघल जो कि सचिव हैं, उनका यहाँ पर अब पूरी तरह से कमरे को सीज कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह का फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने लिया एक बड़ा है, ये नींव का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि कहा जाता था कि विधानसभा का अपना जो है एक पूरा का पूरा एक दायरा होता है, अपना जो है सब कुछ होता है और अगर इस तरह की बातें उसमें उठती हैं तो बमुश्किल है कि कोई भी कार्रवाई उसमें हो। लेकिन आखिरकार इस तरह की कार्रवाई अब की गई है और ये आने वाले दिनों में एक नज़ीर भी पैदा करेगी। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सिंह, नेटवर्क 10, देहरादून। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बनाई गई कमेटी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि विधानसभा अध्यक्ष एक मजबूत कमेटी बनाएंगे, क्योंकि जिन लोगों का नाम इस मामले में सामने आ रहा है वो बहुत बड़े नेता हैं। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी अपने विदेश दौरे से आज उत्तराखंड लौट चुकी हैं और आते ही उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कि इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे, पड़ताल करेंगे और उसकी रिपोर्ट उनको सौंपेंगे। इसमें 2 बातें बहुत अटपटी हैं। एक तो ये कि हमें अपेक्षा थी कि विधानसभा अध्यक्ष एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगी, क्योंकि इसमें जो नाम इन्वॉल्व है वो बहुत बड़े नाम हैं, इसमें बहुत दिग्गज नेता इन्वॉल्व है। ऐसे में ये समिति कितना न्याय कर पाएगी जांच के दौरान, वो सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी अटपटी बात यह है कि उन्होंने जांच को 2 अलग अलग भागों में करने की बात की है, यानी कि सेग्रीगेशन किया है कि 2012 से पहले की जांच अलग होगी, 2012 के बाद की जांच अलग होगी और उन्होंने कहा यदि ज़रूरत पड़ी तो 2012 से पहले की जांच करेंगे।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नव उच्चीकृत ज्ञानोदय हाई स्कूल सोमेश्वर में नवनिर्मित कक्षाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंध समिति और अभिभावक संघ ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक कुंदन सिंह बोरा और समिति सदस्य शिवेंद्र बोरा ने किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर भविष्य के आप लोग नींव हैं। लगातार अध्ययन और सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक गतिविधियां करने हेतु आप प्रेरित रहें। उन्होंने विद्यालय की अन्य समस्याओं और क्षेत्र से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। और बच्चों की शिक्षा दीक्षा में जिस प्रकार से ज्ञानोदय विद्यालय काम कर रहा है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं धन्यवाद करूंगी कि आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित भी किया है। तो मैं समझती हूं कि विद्यालय के माध्यम से जो बच्चे यहां से निकलते हैं निश्चित रूप से आगे चल के अपने विद्यालय का नाम भी रोशन करते हैं और अपने उत्तराखंड का नाम भी रोशन करते हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा की। विकास भवन में आयोजित बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्य ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार भी लगाई। डीएम, सीडीओ सहित सभी विभागों के अधिकारियों को विकास कार्यों का समय रहते गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। देखिए, विधानसभा सोमेश्वर के 2017 से लेकर अभी तक में जो घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं को लेकर समीक्षा की गई है। घोषणाओं में बहुत हद तक काम हो चुका है, पर कुछ घोषणाएं जो कि सड़क मार्गों को लेकर है, जिसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर या संयुक्त निरीक्षण को लेकर विषय जो अभी तक बने हुए थे उसको जल्दी से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। और सोमेश्वर हॉस्पिटल को लेकर भी दिशा लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग पर आज सुबह 11 बजे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज से सितारगंज टू पीलीभीत बरेली बस सेवा का शुभारंभ किया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बस सेवा का उद्घाटन फीता काटकर किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि रोडवेज बनने के बाद काफी लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि सितारगंज से बरेली की बस शुरू हो। इसको देखते हुए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। बसें हैं जो अंदर आती हैं, लगभग 40 ऐसी बसें हैं जो पूरे रूट्स पे चल रही हैं। बरेली की एक बस हमने जब बस अड्डा शुरू हुआ था शुरू करवाई थी, जो टनकपुर से शुरू होती थी और बरेली तक जाती थी। तो उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा। सरकार को बहुत लॉस हो रहा था तो वो रूट बंद करना पड़ गया, हमको बस बंद करनी पड़ी। पिछले दिनों जब मैं सितारगंज आया था पिछले महीने, तो वहाँ पर कुछ संगठनों ने, अनुराग राय जी ने, कुछ पत्रकारों ने मेरे सामने समस्या रखी कि बरेली की बस होनी चाहिए, चलनी चाहिए। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक और आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। पौड़ी में बरसाती सीजन ने जल जीवन मिशन योजना के कार्य में खलल पैदा कर दी है। यहां बरसाती सीजन के बाद से ही जल जीवन मिशन की कार्य प्रगति धीमी पड़ गई है। जल निगम का दावा है कि सितंबर माह के बाद ही निर्माण कार्य में तेजी आ पाएगी। अब तक जल जीवन मिशन के फर्स्ट फेज का कार्य जिसमें घर घर तक पाइपलाइन को पहुंचाने का कार्य था, ये कार्य कई ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा हो चुका है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी योजना जो है वो परवान नहीं चढ़ पाई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी जल जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछानी बाकी है। ऐसे में नगर निगम अब बरसाती दौर निपटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जल निगम की धीमी हो चुकी गति को प्रगति मिल पाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे तीनों डिवीजनों में कुल 18 पंपिंग पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं, लेकिन जैसा कि आप देख ही रहे हैं बरसात का समय चल रहा है, इसलिए अभी सिर्फ सामग्री जो पाइप इत्यादि है वो यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। अभी तेजी से काम इसमें शुरू नहीं हुआ, कहीं पर थोड़ा थोड़ा जो है लाइन बिछाने का काम हुआ है, जो कि बरसात का महीना सितंबर निकलने के बाद इनमें तेजी से प्रगति आ जाएगी। जैसे कि श्रीनगर डिवीजन में 2 योजनाओं पर भी काम चला, वहाँ कुल 3 योजनाएं स्वीकृत हैं। एक भीड़ा हसियोड़ी और एक कंडाल सिंह, 2 योजनाओं पे काम चला। बिडोली पे अभी निविदा की प्रक्रिया गतिमान है, अभी जो है उसको कार्यक्रम की तिथि निर्गत नहीं हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के ग्राम पंचायत चचरोटी, खटल गांव और स्टेट के ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की लंबी समय से पेयजल योजना निर्माण की मुराद पूरी हो गई। ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनने वाली बहुप्रतीक्षित दीपा माई लिफ्ट पेयजल योजना का सल्ट विधायक महेश जीना ने विधिवत शिलान्यास किया। 860.29 लाख की लागत से पेयजल योजना का निर्माण होगा। योजना से चचरोटी, खटल गांव, स्टेट, गली गांव आदि के लोगों की पेयजल समस्या दूर होगी। इस मौके पर सल्ट विधायक महेश जीना, मंडल अध्यक्ष मनवर रेगी,
महामंत्री राजेंद्र सिंह, प्रधान देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आज हमारे सल्ट विधानसभा में हमारे जल निगम के द्वारा 2 पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हमारा चचरोटी खंडलगांव दीपामाई पेयजल योजना जो 8 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग जिसका धनराशि स्वीकृत हुई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा, और साथ ही हमारी मंगरूखाल पेयजल योजना जिसकी धनराशि 12 करोड़ 38 लाख रुपए, इसका कार्य भी हम आज से हमने शुभारंभ किया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में थला मुंडा मोटर मार्ग के डामरीकरण को लेकर ग्रामीणों ने थला तिराहे पर यातायात को बाधित कर दिया। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों, क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने विभाग, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों को प्रशासन, PMJI, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 2 दिन के भीतर थला मुंडा मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया। यहाँ पे बैठे तब मानेंगे कि आप लोग यहाँ पे इस रोड को रोकने के लिए आए, खड़े होकर वीडियो बनाना आसान है। और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के तत्वाधान में रामनगर में समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने बंबाघेर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर से जुलूस प्रदर्शन करते हुए DFO कुंदन कुमार और SDM गौरव चटवाल के माध्यम से CM ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें वाल्मीकि समाज के प्रदेश सचिव शुभम उत्तम ने कहा कि प्राचीन वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी से पूरे देश के वाल्मीकि समाज की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को पूरे देश का वाल्मीकि समाज श्रद्धा पर्व मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज कई वर्षों से आंदोलनरत है और विभिन्न मुख्यमंत्रियों और नेताओं को मांग पत्र दे चुका है। फलस्वरूप उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 14 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जिलाधिकारी नैनीताल को प्रथम किश्त के रूप में 15 लाख रुपए भेजे गए थे। हमारा सीतावनी वाल्मीकि तीर्थ है, जिसकी हम आज़ादी के लिए पूर्व से ही हम कोशिश करते आ रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारा संगठन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस भीम, इसके लिए हम प्रयास करता हुआ आ रहा है। लेकिन इस सरकार से हम आज भी इस कार्यक्रम को करके ये चेतना दिलाना चाहते हैं कि हमारा समाज जागा हुआ नहीं है। वो जिस तरीके से हमें समझ रहे हैं समाज, लेकिन सरकार को इस तरीके से भूमिका नहीं निभानी होगी और सरकार को हमारा जो वाल्मीकि तीर्थ है सीतावनी, उसको हमें देना होगा, उसके रखरखाव हमें देना होगा, भावदस भीम को देना होगा। मुख्य मांग ये है कि सीतावनी का सौंदर्यीकरण हो, जो सरकार द्वारा पूर्व सरकार द्वारा उसकी घोषणा हुई थी 25 लाख रुपए के सौंदर्यीकरण की, वो सौंदर्यीकरण की जो घोषणा है वो उन्हें दी जाए। जो हमारा रामनगर वन प्रभाग है, इसके अंतर्गत जो सीतावनी का वन क्षेत्र है, उसमें एक इनके धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, जिसमें ये कुछ रास्ते वगैरह की मरम्मत करने की इनकी समस्या थी। तो चूंकि ये क्षेत्र जो है वैधानिक रूप से आरक्षित वन भूमि है, इसकी जो वैधानिक स्थिति है, इसमें इनका ज्ञापन ले लिया गया है और इसको उच्च स्तर को भेजा जाएगा। और बाकी इनको चूंकि ये वन संरक्षण अधिनियम लागू होता है आरक्षित वन क्षेत्र के ऊपर, तो इनको कहा गया है कि संबंधित विभाग जो है इस पे एक वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव बना के भेजे और उसमें जो है फिर नियमानुसार जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक की ओर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा शहरी इलाकों को छोड़कर चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू करते हुए इसके अनुपालन हेतु अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। चुनावी प्रक्रिया में शामिल हथियारों को जमा कराने के लिए लक्सर पुलिस ने भी कमर कस ली है, जारी कर दिया है। लक्सर के कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने चुनावी मौसम में शराबबंदी पर जोर देते हुए निर्धारित समय अवधि में असलहा हथियारों को जमा करने की हिदायत देकर अल्टीमेटम जारी किया। शराबबंदी को कैसे रोकना है और जल्द से जल्द असला जमा करें लोग, ये हमें कहलवाना है। और मेरी आप लोगों के माध्यम से भी अपील है कि भाई लोग जल्द से जल्द अपने असला जमा करें, नहीं तो इसमें लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई 3 दिन बाद प्रारंभ कर दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा नीतिगत महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को होने जा रही देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की महारैली को लेकर लक्सर में कांग्रेसियों ने एकजुट होकर बैठक करते हुए दिल्ली कूच करने की तैयारियों पर मंत्रणा की। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी द्वारा अपने लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर स्थित कार्यालय पर कई वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन हुआ।
दरअसल कांग्रेस द्वारा देश भर की कार्यकारिणी को देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई के विरोध में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल की स्ट्रैटेजी तैयार की गई। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक पार्टी के इस कार्यक्रम के दौरान लाखों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों से आकर एकजुट होंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। महंगाई ने गरीब की रीढ़ तोड़ दी है, किसान का बुरा हाल है, डीजल पेट्रोल में इतना उछाल आया है, कोई नियंत्रण मोदी सरकार का नहीं रह गया है। बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर इस महंगाई पे मोदी सरकार ने लगाम नहीं लगाई तो आने वाले 2-3 वर्षों में देश के हालात बहुत खराब होंगे। भारत चीन सीमा से सटे सीमांत गांव मलारी में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में अस्पताल जनता के द्वार के तहत मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर 255 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जनरल सर्जन, ऑर्थो सर्जन, स्त्री और बाल रोग एक्सपर्ट, ENT सर्जन के साथ विभिन्न गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान एक्सपर्ट्स चिकित्सकों द्वारा मानसिक रोगियों का उपचार, दिव्यांगजनों के विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र भी बनाए गए। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, काफ़ी लोग उसका फायदा ले रहे हैं, काफ़ी चेकअप किए जा रहे हैं यहाँ पे। और मैं सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि ये हर समय लगते रहे और लोगों को इस तरह की सुविधा मिलती रहे, क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ ये स्वास्थ्य शिविर से हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिससे जो दूर दराज नहीं जा पाते उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और हम चाहते हैं कि बार बार ये लगता रहे। और पौड़ी का रुख करेंगे, जहां पर सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने कोतवाली पौड़ी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। टमटा ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधिकारी और जवानों को हर पल तत्पर रहना है। साथ ही पुलिस जवानों और अधिकारियों से शस्त्रों के उपयोग को लेकर जानकारी ली। उन्होंने निरीक्षण में मिली कमियों को तत्काल दूर किए जाने के लिए कोतवाल को आवश्यक निर्देश दिए। ये राजपत्र अधिकारी द्वारा वर्ष में 2 बार जो है निरीक्षण किया जाता है। इसमें हम सभी चीज़ें का सत्यापन करते हैं और सभी जितने भी दस्तावेज होते हैं उनको ये देखते हैं उसमें अपडेट है कि नहीं है। थाने में जितने अपराध होते हैं उनके बारे में कार्रवाई विवेचनाएं सही ढंग से की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं। और साथ साथ जो है जो थाने के दस्तावेज हैं उनमें ये प्रविष्टियाँ हो रही नहीं हो रही, उनको देखा जाता है। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको ठीक करने लिखा जाता है। पहाड़ों में हो रही रुक रुक कर बरसात से आम जनजीवन प्रभावित है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जबकि कई सड़कें बंद हो गई हैं। ताज़ा तस्वीर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की है। यहाँ तोता घाटी में पहाड़ी से बोल्डर आने के कारण हाईवे बंद हो गया। इस कारण सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बीते देर रात बोल्डर आने से बंद है, जिसे अभी तक नहीं खोला जा सका है। पिछले 3 दिनों से NH58 ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच 82, तोता घाटी, साकनीधार जैसे 15 जगहों पर बोल्डर आने से बंद है। और बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और अन्य वन्य जीवों का लगातार दिखाई देना जारी है। इससे लोगों का जीना दूभर है, लोग परेशान और डरे हुए हैं। ताज़ा मामला बाजपुर के ग्राम महेशपुर का है, जहां ग्राम महेशपुरा निवासी नजरुद्दीन शुक्रवार को अपने घर से बंद पड़ी फैक्ट्री के समीप खेत में काम करने गया था। अचानक उसे गन्ने के खेत में गुलदार नजर आया। गुलदार के देखने से नजरुद्दीन वापस अपने घर लौट आया। इसकी सूचना टीम को दी गई। कई प्रयास किए जा चुके हैं गुलदार को पकड़ने के, लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में ग्रामीण नाराज हैं। ग्राम महेशपुरा में जो ये तेंदुए का देखा गया है ग्रामीणों द्वारा, उसके लिए जो है वन विभाग को जो है सूचित कर दिया गया है कि तत्काल जो है इसमें जो है इसकी जो पकड़ने की है जो भी है प्रभावी कार्रवाई करें।
विकासखंड नरेंद्रनगर की ग्राम पंचायत तिमली के दुबलियाण और खटेड़ी गांव में बारिश से भारी तबाही का मंजर है। 2 सितंबर की रात दुबलियाण गांव में भीषण बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सुबह उठते ही ग्रामीण गांव की तबाही देखकर भौचक्के रह गए। बारिश के रूप में प्रकृति ने ऐसी आपदा बरसाई कि कई गांव की फसलें तबाह हो गईं। सूचना मिलते ही तहसीलदार पटवारी समेत पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, नुकसान का जायजा लिया। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक नुकसान की रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हो चुकी है। प्रभावितों को चेक के जरिए सहायता राशि पहुंचाई जा रही है। पर बारिश कहर बन करके टूटती है। लोगों के खेत और खलियान आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं, मकान टूट जाते हैं। ऐसा ही एक मंजर पट्टी डोगी क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिमली का दुबलियाण गांव में सामने आया है। दुबलियाण गांव में प्रेम सिंह का और 2 कमरों का पूरा मकान जो है आपदा की भेंट चढ़ गया, जबकि धूम सिंह और कुंवर सिंह के जो है शौचालय आपदा की भेंट चढ़ गए। साथ ही वहीं के भगवान सिंह का जो है घोड़ा वो आपदा के उस बहाव में काफ़ी दूर तक चला गया। और साथ ही हम आपको बता दें कि दुबलियाण गांव के ऊपर खनेटी गांव है। खनेटी गांव के सूरज सिंह का छान में था, उसकी छान भी टूट करके जो है ध्वस्त हो गई। और खनेटी और दुबलियाण गांव के दर्जनों लोगों के खेत और खलियान आपदा की भेंट चढ़ गए। मैं वाटरसिटी रयाल नेटवर्क 10 नरेंद्रनगर। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।